हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बायोटेक यूनिवर्स पे। और आज के नए सेशन में अ, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। पिछले दो लगातार कंटिन्यूअसली जो अपन ने सेशन पढ़े हैं, उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस को, और उसके बाद में लिंक रिएक्शन को, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल को। जिससे कि क्या है कि ये अपना जो कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन के जो चार पार्ट थे, सबसे पहला था ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें देखेंगे हम कि कैसे जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ईटीएस में। ठीक है। तो हम आज के सेशन में एक्चुअली क्या पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल। जैसा कि हम लास्ट जो लेक्चर था लिंक रिएक्शन, उसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास में पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल थे। पायरुविक एसिड से हमने बना दिया था एसिटाइल को ए के दो मॉलिक्यूल। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ पहले देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम हमारे आज के नए टॉपिक पे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। अब देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है पिछले दो क्लास में, हम थोड़ा सा उसको समराइज कर लेते हैं, जिससे कि अपने टॉपिक की कनेक्टिविटी आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास में क्या था, ग्लूकोज था। ठीक है। ग्लूकोज को हमने तोड़ा किसमें, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म। और ये जो प्रोसेस था, इसको बोला था हमने ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल था उसको तोड़ा पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में। ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था 6 कार्बन का, और पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल थे वो थे 3 कार्बन के। ठीक है। ये प्रोसेस चल रहा था कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लिंक रिएक्शन। उसमें क्या क्या किया हमने, हमारे पास थे दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, पायरुविक एसिड। ठीक है। अब पायरुविक एसिड को फिर हमने तोड़ा किसमें, एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए में। ठीक है। और वो भी कितने, दो मॉलिक्यूल मिले। ये पायरुविक एसिड था 3 कार्बन का, और ये एसिटाइल कोई था 2 कार्बन का। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस किसमें हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है। और ये जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोई में चेंज हुआ था, उसको बोला था हमने लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। अब देखिए, अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल में हम क्या करने वाले हैं, जो एसिटाइल को ए जो था, अब हमारे पास में क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिटाइल को ए एक करने वाले हैं कन्वर्ट किसमें, CO2 प्लस H2 में। ठीक है। एक्चुअली ये जो CO2 और H2 में जो है एसिटाइल को ए का, दो प्रोसेस में होगा। पहला तो होगा कौन सा, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में अपने को क्या मिलेगा, NADH2 मिलेंगे। ठीक है। और फिर NADH2 को तोड़ेंगे किसमें, एटीपी में। और वो प्रोसेस कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ठीक है। फाइनली वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में अपने को क्या मिलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और आज वाला जो पढ़ेंगे क्रेब साइकिल, उसमें अपने को CO2 के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है। फाइनली ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हुआ ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। ठीक है। अब हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या था, दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, सॉरी, दो एसिटाइल को ए एंजाइम के मॉलिक्यूल थे। ठीक है। चलिए हम इसको डायग्राम से देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये अच्छे से दिख रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे और अच्छे से दिख पाएगा। अब देखिए, हमारे पास में क्या हुआ, ये पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल थे।
सॉरी, हाँ, एसिटाइल को एंजाइम था, ठीक है। उसके दो मॉलिक्यूल मिले थे मेरे को, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को लेके पूरा जो क्रेप, ये जो क्रेप साइकिल कर रहा हूँ, या फिर इसको क्रेप साइकिल का दूसरा नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों होता है क्रेप साइकिल का दूसरा नाम? पहली बात तो क्रेप साइकिल क्यों है, क्योंकि इसकी जो खोज की थी, इसकी जो डिस्कवरी की थी, किसने की थी? हैंस क्रेप ने। हैंस क्रेप ने। तो हैंस क्रेब ने की थी, इसी के उनके नाम के आधार पे इसको बोल दिया गया क्रेब साइकिल। दूसरी बात है कि इसको जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, पहला स्टेबल कंपाउंड है, हम अभी देखेंगे वो क्या होगा, सिट्रिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होगा? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वो क्या होगा? सिट्रिक एसिड। इसलिए इसको बोल दिए सिट्रिक एसिड साइकिल। अब तीसरी बात रही कि इसको बोलते हैं, एक और नाम बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। ये क्यों बोलते हैं? जो पहला स्टेबल कंपाउंड होगा जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड, उसमें क्या होंगे? तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, इसलिए इसको बोल दिया जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब ये तो बेसिक बात क्लियर हुई। अब हमारे पास में क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था वो मिला था हमें एसिटाइल कोई, ठीक है। अब एसिटाइल को ए क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में? ये कंबाइन होगा ओक्जेलो एसीटेट से, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ ओक्जेलो एसिटिक एसिड से, जो कितने कार्बन का कंपाउंड है? चार कार्बन का कंपाउंड है। और अपना एसिटाइल कोए कितने का था? दो कार्बन का कंपाउंड था। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चार कार्बन का और एसिटाइल को एंजाइम दो कार्बन का, ये कंबाइन होके, ठीक है, ये कंबाइन होके बनाएंगे सिट्रिक एसिड। क्या बनाएंगे? सिट्रिक एसिड, जो कितने कार्बन का है? छह कार्बन का। चार प्लस दो मिलके कितना बना दिए? छह कार्बन का। और ये जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल को एंजाइम क्या हो रहे हैं? आपस में कंबाइन हो रहे हैं। इस रिएक्शन को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे बोला गया है क्लेजन कंडेंसेशन। आप तो ये मानिए इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो इस रिएक्शन में काम आने वाला एंजाइम है वो होता है सिट्रेट सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम होगा? सिट्रेट सिंथेटेज। साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी, क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है तो वाटर का मॉलिक्यूल भी काम में आता है। अब अपने पास में बन गया एक मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड का, ठीक है, जो कि छह कार्बन वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटेज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिस एकोनिटेज में, जो कितने कार्बन का है? छह कार्बन का, ठीक है। और जो एंजाइम काम में आएगा सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटेट में परिवर्तन के लिए, जो एंजाइम काम में आएगा उसको बोलेंगे एकोनिटेज, ठीक है। एकोटिनेज यहाँ पे एंजाइम काम में आएगा। अब हमारा जो वो, अब अपने पास क्या हो गया? सिट्रेट बदल गया किसमें? सिस एकोटिनेज में। अब जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सिस एकोनिटेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आइसोसिट्रेट में। किसमें बदल जाएगा? आइसोसिट्रेट में, जो भी कितने कार्बन का है? ये भी छह कार्बन का है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम आएगा आएगा वो होगा एकोटिनेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। एक्यूटिनेज, दोनों जो पद थे, दोनों जो स्टेप थे, उनमें कौन सा एंजाइम आ रहा था? एक्यूनिटेज। और अपने पास फाइनली अभी तक यहाँ पे थर्ड स्टेप तक मिल गया है अपने को, आइसोसिट्रेट, ठीक है। अब जब आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रेट अब नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में, जो कि कितने कार्बन का है? पांच कार्बन का। ये ध्यान योग्य बात है कि ये आइसोसिट्रेट छह कार्बन का था। आइसोसिट्रेट कितने कार्बन का था? छह कार्बन का था। और ये कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटोग्लूटेरेट में, जो कि कितने कार्बन का है? पांच कार्बन का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कार्बन का लॉस हुआ है, वो हुआ है CO2 के रूप में, ठीक है। यहाँ देखिए एक CO2 का मोलिक्यूल निकल जाएगा। अब देखिए
ओके, यहाँ पे क्या होने वाला था, अपने पास में CO2 निकल रहा था, और इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, देखिए CO2 निकल रहा था, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 का निकलना को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। और देखिए यहाँ पे देखिए 6 कार्बन का जो कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो रहा था 5 कार्बन के कंपाउंड में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा था, एक तो CO2 निकल रहा था और साथ में ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो जो ये रिएक्शन होगी इसको बोल देंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्या बोल देंगे रिएक्शन को, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब देखिए यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम, देखिए जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वहां कोई ना कोई एंजाइम तो काम में आता ही है। तो इस रिएक्शन में जो एंजाइम काम में आएगा उसको बोलेंगे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज का बेसिकली काम क्या होता है, हाइड्रोजन को निकालना। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप होगा, अपने पास में बन गया 5 कार्बन का कंपाउंड जो क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, या बोल सकते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है जो कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल को ए में। सक्सिनाइल को ए में जो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5 कार्बन का कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो गया 4 कार्बन के कंपाउंड में, तो फिर से यहाँ पे तो कार्बन का लॉस हो गया। क्या हो गया, कार्बन का लॉस हो गया, और वो कार्बन किसके रूप में बाहर निकलेगा, CO2 के रूप में। अब देखो हमने पिछले स्टेप में क्या बताया था, CO2 का निकलना डिकार्बोक्सिलेशन। एक्चुअली यहाँ भी CO2 निकल रहा है, तो कोई ना कोई यहाँ पे स्टेप को क्या बोलने वाले हैं हम, डिकार्बोक्सिलेशन होने वाला है इस स्टेप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, 5 कार्बन से 4 में गया। ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, ये जो स्टेप होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा इस स्टेप में। और जो एंजाइम काम में वाला है, आने वाला है, उसको बोलेंगे की अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कौन सा हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या है, ये देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मैं स्टेप गिन लेता हूँ फिर आपको पूरा बताता हूँ कौन सा स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, और इसके बाद में ये थर्ड था, ये फोर्थ स्टेप था। ठीक है, और ये फिफ्थ स्टेप था। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स काम में आया, और यहाँ पे CO2 का निष्कासन हो गया, और अपने को अंततः मिल गया क्या, 4 कार्बन का एक मोलिक्यूल सक्सिनाइल ओके। ठीक है, इसके साथ में देखिए यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज, ये पीछे वाला स्टेप देखिए, जहां पे आइसोसिट्रेट से आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बन रहा है, यहाँ पे CO2 के साथ में क्या होगा, एक CO2 के साथ में NaDH2 भी बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, NaDH2। अब देखिए ये क्या होगा, NaDH2। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा। डिहाइड्रोजिनेज क्या करता था, हमने बोला था हाइड्रोजन निकालेगा और वो जोड़ेगा NAD पे, और NAD पे जोड़ देगा तो ये क्या बन जाएगा, NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट में हमने कर दिया था कि जो 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटेरेट था वो कन्वर्ट हो रहा था 4 कार्बन के सक्सिनाइल को ए एंजाइम में। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप में एक CO2 रिलीज हो रही थी। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेप है जिसमें यानी कि कंटिन्यूअसली CO2 का लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो वाले में हुआ पहला जो CO2 का लॉस, फिर हुआ अल्फा कीटो से सक्सिनाइल कोई में। अब सक्सिनाइल को ए था, 4 कार्बन का था, यहाँ पे अपने को मिल गया। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सक्सिनाइल को ए जो कन्वर्ट होगा वो सक्सीनेट में कन्वर्ट होगा, किसमें, सक्सीनेट में। तो इस स्टेप में क्या होगा, एक GTP का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली ये क्या होता है, GTP फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखो इसमें लिखा है ATP में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। ये कपल्ड रिएक्शन होती है। क्या होती है कपल्ड रिएक्शन, पहले क्या होता है, कपल्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, जैसे हमारे पास में यहाँ क्या था, GDP था। ठीक है, GDP कन्वर्ट हुआ किसमें, GTP में, GTP में। और यहीं पे साथ में क्या होगा, ADP था, क्या था, ADP। ADP कन्वर्ट हो गया ATP में। ठीक है, तो देखिए GDP किस में कन्वर्ट हुआ, GDP कन्वर्ट हुआ GTP में।
इसका फास्फेट था इसके पास, और एडीपी के पास में क्या हुआ, एडीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी में, तो इसके पास में जो फास्फेट आया, एडीपी के पास में एक्स्ट्रा फास्फेट कहाँ से आया, जीटीपी से। तो फाइनली क्या हुआ, जीटीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी में, तो प्रोडक्ट क्या मिला अपने को, एटीपी। और इस रिएक्शन को बोलते हैं कपल्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेप में जो अपने को एटीपी या जीटीपी मिलती है, तो स्टेप कौन सा हो जाएगा, सक्सिनाइल को से सक्सीनेट में कन्वर्जन वाला। और इस स्टेप में जो एंजाइम काम में आता है इसको बोलते हैं सक्सिनाइल को सिंथेटेज, ठीक है। सक्सी अब देखिए मेरे पास मिल गया 4 कार्बन का कंपाउंड है सक्सीनेट, ठीक है। सक्सीनेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में, और यहाँ पे जो कन्वर्जन में यहाँ पे एक FADH2 के मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, इसका होगा FADH2 का। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, FADH2 कैसे बनेगा, FAD से FAD+ क्या करेगा, FADH2 में, तो जो FAD के हाइड्रोजन कहाँ से आए, वो आए ये जो सक्सीनेट का मॉलिक्यूल था उससे 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर हुए। और हमने अभी पिछले स्टेप में एक में पढ़ा था कि हाइड्रोजन का ट्रांसफर होना मतलब कि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। तो सक्सीनेट से हाइड्रोजन ट्रांसफर हुए FAD पे, और वो FAD कन्वर्ट हो गया FADH2 में, ठीक है। FADH2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे एंजाइम आया जिसको बोले सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब अपने पास बन गया 4 कार्बन का फ्यूमेरेट, क्या बन गया, 4 कार्बन का मोलिक्यूल बन गया फ्यूमेरेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में, जो कि कितने कार्बन का है, मेलेट भी 4 कार्बन का है। एंजाइम की सहायता से कौन सा एंजाइम काम में आएगा, इसको बोलेंगे फ्यूमेरेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, फ्यूमेरेज, ठीक है। अब देखिए मेलेट जो है, नेक्स्ट स्टेप में मेलेट कन्वर्ट हो जाएगा ओक्जेलो एसिटेट में, या फिर ओक्जेलो एसिटिक एसिड में, जो कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का था। अब इस स्टेप में ये क्या होगा, यहाँ पे मेलेट जो कन्वर्ट होगा ओक्जेलो एसिटेट में, तो यहाँ पे एक NaDH2 भी निकलेगा, NaDH2 का मॉलिक्यूल बनेगा, NAD कन्वर्ट होगा NaDH2 में, ठीक है। NAD किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaDH2 में। यहां तक ये बात समझ में आई। तो पीछे देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरे जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमने क्या देखा, ये हो गया, ओके। मेलेट कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसीटेट में, जो कि 4 कार्बन का था। फिर ये साइकिल है जो ऐसे के ऐसे चलता रहेगा, फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कंबाइन होगा एसिटाइल को से, ठीक है। एसिटाइल को से फिर बन जाएगा सीट्रेट, सीट्रेट बन जाएगा, सीट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोटिनेट में, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, और आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनेगा तो यहाँ पे एक NaDH2 का प्रोडक्शन होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो है अल्फा कीटोग्लिसराइड कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोए में, तो एक तो CO2 निकलेगा, और इसके साथ में यहाँ पे लिख लीजिए, हमने ये लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, NaDH NAD जो है, NAD कन्वर्ट होगा किसमें, NaDH2 NaDH2 में, ठीक है। तो एक NaDH2 तो बना अपने पास कहाँ, आइसोसिट्रेट से जब कन्वर्ट हो रहा था किसमें, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या हुआ, अल्फा कीटो से जब जा रहा था सक्सिनाइल कोए में, तो यहाँ भी एक NaDH2 मिला, साथ में CO2 भी निकला। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट हो गया सक्सिनेट में, और यहाँ पे अपने को एक ATP या GTP का फॉर्मेशन हुआ। अब सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट हो गया फ्यूमेरेट में, और यहाँ पे इस स्टेप में अपने को मिला FADH2, और फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो गया फिर मेलेट में, और मेलेट कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसीटेट में, और इस स्टेप में मिला अपने को फिर से एक और NaDH2। तो अब हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल, देखिए हमने स्टार्ट किया था एसिटाइल कोए के एक मॉलिक्यूल से, किससे किया था, एक मॉलिक्यूल से। तो हम देखेंगे कि एसिटाइल को ए का एक मॉलिक्यूल जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो उससे अपने को प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, यानी कि नेट गेन क्या हुआ एक मॉलिक्यूल से। और अपने पास में तो क्या था, 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल थे, तो हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के लिए क्रेब साइकिल एक बार चला, तो दो के लिए क्या करेगा, ये साइकिल पूरा 2 बार चलेगा, तो प्रोडक्ट भी 2 बार बनेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें अपने को नेट गेन क्या हुआ, ठीक है। चलो यहाँ पे हम इसका जो है बैलेंस कर लेते हैं। हमने क्या किया,
इस साइकिल में हमने दिया एसिटाइल, एसिटाइल को ठीक है, एक मॉलिक्यूल दिया। अपने को प्रोडक्ट में क्या मिला, यहाँ पे देखिए, पहले मैं गिन लेता हूं कि कितने तो NADH2 मिले और कितने FADH2 मिले और कितने ATP। यहाँ पे चलिए, इस स्टेप में अपने को कोई नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट स्टेप में चलिए, आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटो में कन्वर्ट हो रहा तो एक NADH2 मिला था, कितना हो गया, ये पहला NADH2 हो गया, और एक CO2 के मॉलिक्यूल मिला था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से अल्फा कीटो जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोई में, तो यहाँ पे एक CO2 प्लस एक NADH2, यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल NADH2 का यहाँ पे मिल गया और दूसरा मॉलिक्यूल CO2 का मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर चलेंगे, तो यहाँ पे जब सक्सिनाइल कोई कन्वर्ट हो रहा था सक्सीनेट में, तो यहाँ पे एक GTP मिला था। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, सक्सीनेट जब कन्वर्ट हो रहा था फ्यूमेरेट में, तो एक FADH2 का मॉलिक्यूल मिला था। अब तक हमें क्या मिल चुका, दो मॉलिक्यूल तो NADH2 के मिल गए और एक FADH2 का मिल गया और एक ATP का। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, फ्यूमेरेट जब कन्वर्ट हो रहा था मेलेट में, तो यहाँ पे कुछ भी अपने को मिला नहीं था, और जब मेलेट कन्वर्ट होता रहा था ऑक्जिलोएसीटेट में, तो यहाँ पे फिर से हमें NADH2 का मॉलिक्यूल मिल गया। तो फाइनली क्या हुआ, दो पीछे मिल गए थे NADH2 के मॉलिक्यूल, एक ये मिल गया, यानी कि तीन तो NADH2 के मॉलिक्यूल मिले और एक FADH2 का मॉलिक्यूल मिला। क्या मिला, अब देखिए मैं इसको राउंड कर देता हूँ तो अच्छे से दिख जाएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा बाद में क्या कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मिला मेरे को पहला NADH2 का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ पहला मिला। उसके साथ में मेरे को ये दूसरा मिला NADH2 का मॉलिक्यूल, ये मिला दूसरा, और ये फाइनली यहाँ पे मिला मुझे थर्ड, ये थर्ड NADH2 का मॉलिक्यूल मिला। यानी कि तीन तो NADH2 मिल गए और एक मुझे मिल गया FADH2 का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल मिल गया मुझे GTP या ATP का। तो फाइनल क्या मिला, और उसके साथ में देखिए एक CO2 यहाँ पे मिला था और एक CO2 यहाँ पे मिला था, यानी कि दो CO2 भी मिले। तो इधर देखिए, अब मुझे क्या मिला, यहाँ पे दो CO2 मिले प्लस FADH2 मिला, एक FADH2 मिला प्लस GTP मिला प्लस तीन NADH2, ये मुझे मिला फाइनल प्रोडक्ट किसका, क्रेब्स साइकिल का। कितने मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से। अगर मुझे यहाँ पे मैंने एक दिया, अगर मैं दो से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो क्या ये सारा प्रोडक्ट किससे, दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि चार CO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये तो एक मॉलिक्यूल का था, अगर यहाँ पे मैं कितने ले लूं, दो ले लूं, ठीक है, मैं ले रहा हूं यहाँ पे दो एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि चार CO2 हो जाएंगे प्लस दो FADH2 हो जाएंगे प्लस दो GTP हो जाएंगे प्लस सिक्स NADH2 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें मिला क्या, फाइनल प्रोडक्ट क्रेब साइकिल का। अब जो हमें क्या है, FADH2 और NADH2 जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सहायता से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP में, और ये GTP हमें सीधा मिल गया। और एक चीज और अपन लास्ट इसमें भूल गए, कि जो GTP निर्माण वाला जो प्रोसेस है, डायरेक्ट GTP निर्माण वाला जो स्टेप है, उस वहां पे उस स्टेप को बोलते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, इस स्टेप को बोल देंगे, यहाँ पे इस स्टेप को बोल देंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। अब देखिए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्यों बोले, देखिए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन उसको बोलते हैं जब सबस्ट्रेट यूज करके डायरेक्ट ATP या GTP बन जाए, तो उस स्टेप को क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो हमने ये देखा पूरा क्रेब साइकिल, और उसके लास्ट में देखा कि क्या क्या हमें मिला क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट के रूप में। ये तो आज का हमारा टॉपिक था पूरा क्रेब साइकिल, और नेक्स्ट जो रहेगा हम
एक नया टॉपिक लेके आएंगे, आप सजेस्ट कर दीजिए हमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है नेक्स्ट की अ, हमारा जो जो भी कंटेंट है व्यूअर्स के पास जा रहा है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा तो हमें भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हमारे चैनल बायोटेक यूनिवर्स से आप जुड़े रहिए, बायोटेक यूनिवर्स से। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट और टॉपिक लेके आऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।